आज हम करने वाले हैं लुईस कंसेप्ट, है ना। जो लिमिटेशंस बन के आया था किसका, ब्रॉनस्टीड का, वो इसमें जाके कंप्लीट हो जाएगा। लुईस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, शायद इसको भी हमने थोड़ा बहुत किया था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और वही सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और जिनकी वैलेंस शेल खाली होती है, जिनकी वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये बात तो पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने डिस्कस किया इन चीज़ों को। एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बेस होगा, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये BH3 है, इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेप्टर हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, डोनर हो गया। तो जो डोनर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऑर्बिटल्स में भेज रहा है, मतलब इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसकी वैलेंस शेल खाली पड़ी है। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 4 6 वैलेंस, कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल, 6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड बना ले तो इसके भी 8 हो जाएंगे और उसके भी 8 हो जाएंगे। बात समझ आ गई, दिख रहा है। तो जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जो डोनर टू एक्सेप्टर होता है। क्लियर बेटा? यस सर। तो टाइप्स ऑफ लुईस एसिड भी देखिए, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड कौन कौन से टाइप्स होंगे आपके। टाइप्स ऑफ लुईस बेस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लुईस बेस होगा, ठीक है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसपे कम से कम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि जो H2O है, अगर मैं H2O की बात करूं, H2O, इस पे कितने लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे 2, NH3 इस पे कितने लोन पेयर होते हैं, 1। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। बात समझ आ रही है? इनके ऊपर लोन पेयर है तभी तो डोनेट कर सकते हैं। अब जैसे आपका AlCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, BF3 हो गया, BH3 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे, लुईस एसिड है। ठीक है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम को देखो, AlCl3 को देखें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ZnCl2, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। BF3, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मतलब कि ये क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये भी क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये भी क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, लुईस एसिड, और ये क्या है यहाँ पे, लुईस बेस। क्लियर है? हाँ बच्चे, पूजा, सो देख लो बेटा, कम से कम एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो उसको इजीली से डोनेट कर दे। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयंस या फिर अनायंस को भी हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लुईस बेस कहेंगे। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की कंडीशंस रहेगी कम से कम एक लोन पेयर उसके पास एटलीस्ट होना चाहिए। क्लियर? टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहले तो मैंने सबसे पहले यही बात बताई थी कि जो आपका लुईस एसिड होगा उसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा सेंट्रल एटम का। ठीक है, सिंपलेस्ट कैटायन भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है ना। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनके पास जो एम्प्टी, जिनका डी ऑर्बिटल्स होगा वो एम्प्टी, वैकेंट होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन विच
एटम्स ऑफ डिफिकल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनमें जो एटम्स होंगे ना वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे हो ना। एक एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो क्या करेगा, आपका जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, जिससे कि वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे तभी तो दूसरे बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये तो थ्योरी थी बेटा आपकी लुईस बेस और लुईस एसिड की, ठीक है। लुईस बेस आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो आपके लुईस एसिड है उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है। लुईस बेस को हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं और लुईस एसिड को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लवर होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वो क्या है, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर। तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही तो वहां पे जाके बैठ सकती है, वही तो अट्रैक्ट होगी। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लुईस बेस कह रहे हैं। इट मीन्स उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। लुईस एसिड यहाँ पे क्या है, लुईस एसिड मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब कि एक ऐसी स्पीसीज होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। और उसके पास अगर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो उसको इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगी। नई बात समझ आई? तो इसकी लिमिटेशंस भी है बेटा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कॉमन एसिड्स। मतलब कि यहाँ पे ये तो लिमिटेशन बनेगी भाई, जो कॉमन एसिड्स है उनका एसिडिक कैरेक्टर नहीं बता सकता। एक तो कह रहा है ना एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट कुछ एसिड ऐसे होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अरेनियस एसिड हो गए जैसे, वो भी तो एसिड्स होते हैं। कॉमन एसिड्स HCl HNO3 है ना, उनका एसिडिक कैरेक्टर ये नहीं बताया, द लाइक HCl HNO3 एंड H2SO4 विच आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें कोई किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। दूसरा, एसिड बेस रिएक्शन आर नॉर्मली क्विक फास्ट। जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, न्यूट्रल होती है ना, बट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म्ड स्लोली, देयरफॉर इट डज नॉट फिट इन द एसिड बेस कंसेप्ट। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो आपका स्लोली बनता है, और एसिड बेस रिएक्शन वो इज वेरी फास्ट। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, इट डज नॉट फिट इन द एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड ऑफ द बे और द बेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट। अगर आपको एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है ना, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो आप इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट का यूज करके आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? ये क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी। क्या थी लिमिटेशंस? अब एक दो क्वेश्चंस देख लो यहाँ से। अब इस कंसेप्ट के ऊपर आपने लुईस बेस ब्रॉन्स्टीड-लोवरी कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर लिया है ना, लुईस कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर लिया, और अरेनियस कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर लिया। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिखाना कि यहाँ से भी क्वेश्चन दे देगा वो। देखिए बच्चे, ऑफ द गिवन अनायंस, आपके पास अनायन गिवन है, और इनमें से आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टीड बेस कौन सा है। आपको पता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टीड बेस मतलब कि कोई आपके पास वीक एसिड होगा, वीक एसिड से जो आपका बेस बनेगा दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, है ना। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड उससे जो बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक बेस बनेगा। तो आपको चेक करना है, ये क्या था आपका HClO होगा, ये कैसा होगा HClO2, ठीक है। ये कैसा होगा बेटा HClO3, और ये कैसा होगा आपका HClO4, ठीक है। ये हाइपोक्लोरस एसिड है ना ये सारे के सारे। अब मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, जो आसानी से H+ को दे देगा, वही तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। अब इसमें से देखें कि अगर मैंने यहाँ से H+ हटाया तो यहाँ ClO- बनेगा, यहाँ ClO2- बनेगा, यहाँ क्या बनेगा ClO3- बनेगा, यहाँ क्या बनेगा
O4, मतलब कि इन एसिड्स के ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्जुगेट बेस हो गए, है ना, क्या हो गए, कॉन्जुगेट बेस हो गए। इज दैट क्लियर? तो आपने इनमें से ये बताना है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा, और जो आपका वीक एसिड होगा उसका जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ये वाला होता है। पूछो क्यों होता है, रीजन। आपका ये जो Cl4O- है ना, देखिए थोड़ा सा बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है मेरा ClO4-O, कितने ऑक्सीजन है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव स्टेबल होना चाहिए। ऑक्सीजन का कार्बन इस क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यस या नो? तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस क्लोरीन के इन बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑक्सीजन इन बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑक्सीजन भी इन बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर रहा होगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। बात समझ आ रही है, नहीं आई बात समझ में? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज्यादा अनायन किसका स्टेबल है, ये वाला। समझ आ गई? मतलब ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा ना, तो ये मतलब इसका मतलब ये H+ पे अटैक नहीं करना चाहेगा। H+ पे अटैक कौन सा करना चाहेगा, समझ आ रही है? ये आसानी से H+ को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट क्या है, जो H+ को छोड़ दे वो क्या, आपका जो प्रोटॉन डोनर हो वो क्या है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो वो क्या है, बेस। मतलब कि ये आपका ClO- ये H+ को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसका अनायन स्टेबल ही नहीं है, इसका अनायन ज्यादा स्टेबल है। कोई चीज अगर लीव करती है, H+ अगर लीव करता है तो उसका जो अनायन है वो स्टेबल भी तो होना चाहिए ना, तभी तो लीव कर पाएगा वो। अगर वो अनायन ही स्टेबल नहीं हुआ, H+ को छोड़ना चाहेगा? इसका अनायन ज्यादा स्टेबल है और इसका अनायन सबसे कम स्टेबल है। इट मीन्स ये क्या आपका सब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। नहीं आ समझ में पूजा? तो बेटा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, ये वाला। तो आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी देना हो सकता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, संपल्ले पड़ गई बात। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए, आप आंसर करोगे उसका, मैं आंसर नहीं करूंगा। द conjugate acid of NH2- H, A, NH3, B, NH2, OH, C, NH4 plus ND, N2, H4, कंजुगेट एसिड ऑफ NH2। इसका कंजुगेट एसिड क्या होने वाला है, NH3 होने वाला है, NH2OH होने वाला है, NH4+ होने वाला है, या N2H4 होने वाला है। कंजुगेट एसिड, एक तो हो गया आपके पास ये आपके पास क्या बेस है, यस या नो? बेस है, नेगेटिव है। अगर ये H+ को ले ले तो क्या बनाएगा, बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये आपके पास क्या था, बेस था। तो इसका यहां से यहां तक देखे क्या हुआ, इसने H+ को लिया, इट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये क्या है आपका बेस हो गया। और ये यहां से अगर देखें ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नहीं आया समझ में, नहीं आया पूजा? yes, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होने वाला है, समझ आ गया? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा। ये आपका
ये क्वेश्चन आपका 1985 में आया हुआ है, ठीक है। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन और देख लो। द कंपाउंड, आपका बस थ्योरेटिकल पार्ट यहां तक क्लियर होना चाहिए। द कंपाउंड दैट इज नॉट Lewis acid A BF3 B AlCl3 C BeCl2 and D SnCl4। क्या आंसर हो सकता है? इनमें से कौन सा ल्यूइस एसिड नहीं है? इनमें से कौन सा ल्यूइस एसिड नहीं है? BF3 का वैलेंस शेल खाली पड़ा है, बस कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये तो ल्यूइस एसिड है। ये वाला, इसका भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी भी वैलेंस शेल खाली पड़ी है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी ल्यूइस एसिड है। बट SnCl4 की अगर बात करें, कंप्लीटली फिल्ड है, यस या नो? तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर, दिस इज नॉट द ल्यूइस एसिड। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन बेटा यहां से बन सकता है। समझ आ गई चीजें? एक दो क्वेश्चन और दिखेगा तो मैं इसको अब इसका करा दूंगा। हाँ लो, एक क्वेश्चन और कर लो, लिखे हाथ, तो तुम लोगों का जनरल नॉलेज चेक कर लेता हूं कितना। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ए HClO4, बी HClO3, सी H2SO3 एंड डी H2SO4। अब बता दो ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? हाँ, सबकी नजर उसी पे जाएगी, पर एग्जामिनर तो गुमराह करता है कि इसको भी देगा, बच्चे तुरंत इस पे टिक करेंगे। इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HClO4, हाइपोक्लोरस एसिड। ये इससे इनसे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें देखो कि जो Cl है, OH ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 हो गए ना, ये बॉन्डेड हो गई है ना। H2SO4 का देखें, सल्फर कितने हैं? ये था ना, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे बेटा? 2 है ना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, H+ को यहाँ से हटा दो, H+ को यहाँ से हटा दो, इस पे माइनस आ गया, और इस पे भी एसिड करैक्टर तो ऐसे ही बताओगे ना। और आप क्या करो, अब इसको यहाँ से हटा के इसको O- में कन्वर्ट कर लो, इसको भी O- में कन्वर्ट कर लो। अब ये बताओ किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है? इस वाले का एनायन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देख सकते हो ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, जिससे कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा होगा और ये नेगेटिव कम हो रहा होगा। नहीं पल्ले पड़ी बात। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ठीक है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज था? अभी नॉर्मली ले लो, इसके ऊपर माइनस चार्ज इतना बड़ा है, बट यहां से ऑक्सीजन इधर शिफ्ट और इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इधर से ये, बट क्लोरीन का जिससे क्या हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गया। बात समझ आ रही है?
तो यहाँ से देखें कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, जिससे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, और जिससे ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल हो रहा होगा, ठीक है। बट इस केस में देखिए यहाँ पे सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ से खींच तो ये भी रहा है, ये भी रहा है, ठीक है, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्या होगा कि इसका अनायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। इसलिए जो HClO4 होता है ना, वो H2SO4 से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। बात समझ आ गई, नहीं आई? तो ये आंसर रहेगा आपका ए वाला, HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू दिस HClO3, H2SO3 एंड H2SO4, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं बेटा आयनाइजेशन ऑफ वाटर की तरफ, ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अगर हम बात करें, प्योर वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन टू ए स्मॉल एक्सटेंट। प्योर वाटर का तो आपको पता है, इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसका सेल्फ, अगर उसका हम ये दे ले कि उसका सेल्फ आयनाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, सेल्फ आयनाइजेशन। ये वाटर लिक्विड प्लस लिक्विड है ना, इक्विलिब्रियम है, यहाँ से एक ये H प्लस छोड़ दे और ये OH में कन्वर्ट हो जाए, OH माइनस में, और ये वाला H3O प्लस में, मतलब कि इनमें आपस में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जितना कंसंट्रेशन इसका उतना ही कंसंट्रेशन इसका, ठीक है। सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हो, अगर इस पे हम लॉ इक्विलिब्रियम आ रखा, अगर इस पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएं तो आप देख सकते हो, इसको ऊपर रखोगे और इसको नीचे रखने वाले हो, H2O लिक्विड होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख लो बेटा, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, आ गया, तो ये तो कांस्टेंट है ही और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा, कांस्टेंट आएगा। दैट इज, उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, KW, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमेशा किसके इक्वल होगा, H3O प्लस एक्वस एंड प्रोडक्ट ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। KW यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मैंने बता दिया, लिखवा भी दिया, ठीक है, कि वाटर का क्या हुआ यहाँ पे, सेल्फ आयनाइजेशन हुआ। सेल्फ आयनाइजेशन जैसे H2O आपका लिक्विड है, अपने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो गया, इसका आयनाइजेशन हो गया, इट मीन्स इक्विलिब्रियम आएगा, एक H प्लस दे रहा होगा और एक H प्लस ले रहा होगा, है ना, समझ आ गई बात। तो इसको हम सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं। आप यहां से K निकाल सकते हो, K आएगा H3O प्लस, दैट इज एक्वस, है ना, यही होता है ना, एंड OH माइनस एक्वस अपॉन H2O, ये लिक्विड फॉर्म में था, दैट इज होल स्क्वायर। इसको इधर भेजोगे तो आपके पास H2O लिक्विड होल स्क्वायर एंड H3O प्लस एंड OH माइनस। तो आप देख सकते हो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज KW, और ये किसके इक्वल आ गया, H3O प्लस एंड OH माइनस, प्रोडक्ट आ गया है ना। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहेंगे इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर। तो सिंपल थिंग थी बेटा, KW is constant called ionic product at room temperature like 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। KW is equals to 1, इसका जो KW होता है ना, जो KW निकल के आया कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 298 केल्विन पे, वो कितना आया, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर रेज़ टू पावर -2। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि मोल स्क्वायर क्यों आया, H3O का कंसंट्रेशन होगा वो मोल पर लीटर में होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वो भी मोल पर लीटर में होगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से मोल मल्टीप्लाई होगा, मोल स्क्वायर होगा, नीचे लीटर से लीटर मल्टीप्लाई होगा तो लीटर स्क्वायर बनेगा, बट उसको ऊपर लेके जाएंगे तो लीटर रेज़ टू पावर -2 आएगा। क्लियर है। तो सिंस वाटर इज न्यूट्रल, ये क्या है बेटा, यहाँ पे वाटर मेरा न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल है,
बिकॉज दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर। इट मीन्स यहां से जो H3O प्लस एक्वस, इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। इट मीन्स ये कितना होगा, ये कितना होगा यहाँ पे 10⁻⁷, ये भी कितना होगा 10⁻⁷। तभी दोनों मल्टीप्लाई करके क्या देंगे, 10⁻⁴ देंगे। ये कब देखा गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे। बट टेम्परेचर चेंज कर दोगे ना तो ये वैल्यूज भी आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। KW भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर इज न्यूट्रल, कंसंट्रेशन दोनों का मैंने वहां भी बताया था बराबर है, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। इट मींस H3O प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर। दोनों मल्टीप्लाई होंगी तब ये वैल्यू आपकी बन के आएगी। क्लियर, क्लियर है। सो वैल्यू ऑफ KW इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अभी बताया था। मतलब कि KW का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे द वैल्यू ऑफ KW हमेशा क्या होगी, आपकी इंक्रीज करेगी। सो H3O प्लस एंड OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, दोनों अब जो आपको एसिड और बेस दिखाना है तो इन्हीं से दिखाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन से ही दिखाएंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन H3O प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन H3O प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन से कम है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। क्लियर। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहेगी इनकी प्योर वाटर की हमेशा कितनी रहेगी, दोनों की, इसकी भी 10⁻⁷, इसकी भी 10⁻⁷, दैट इज 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इफ सम एसिड इज एडेड टू वाटर, हमने क्या किया, कुछ एसिड एट वाटर के अंदर ऐड कर दिया। देन फॉर द एसिडिक, हमने एक एसिड सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पे क्या देखा गया बेटा कि जब आप एसिड वाटर के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा 10⁻⁷ से, बढ़ेगा ना। ये H3O प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ को जो दिखाता है। अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया तो इट मींस इसका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है और इसका कंसंट्रेशन घटने वाला है। क्लियर है। हाँ सर। तो यहां से आप OH निकाल सकते हो बेटा। OH जो आएगा आपका KW/H3O प्लस आएगा। आपने क्या देखा, अभी आपके पास जो KW था H3O प्लस एंड OH माइनस था, यही था, ठीक है। बट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर⁻⁻2, यही थी। तो इट मीन्स यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है H3O प्लस एंड OH माइनस वो कितना है बेटा, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, यही होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि मुझे यहाँ से अगर मैं इसके अंदर, इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं एसिड मिला दूं, क्या मिला दूं, एसिड, तो इट मीन्स H3O प्लस का कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से क्या होगा, बढ़ेगा एसिड डालने से। और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁷ से कम होगा। तो आपको अगर OH निकालना है तो OH कैसे निकालोगे, KW को किससे डिवाइड कर दोगे, H3O प्लस की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको H3O प्लस निकालना है तो KW को आप डिवाइड कर दोगे किससे, OH माइनस से। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहां तक। तो इसमें ऐसा ही दिखाया बेटा, OH KW 10⁻⁻14 होता है और H3O कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁷। 10⁻⁻, इसका कंसंट्रेशन H3O का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁷ होगा, ग्रेटर देन होगा ना। तो इसका मतलब अगर ओवरऑल जो वैल्यू आएगी OH की वो लेस देन 10⁻⁷ नहीं आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका इसका, जब आप इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो आपका OH का जो कंसंट्रेशन होगा बेटा वो 10⁻⁷ से लेस देन होगा। क्लियर। इफ सम बेसिस इज एडेड टू वाटर, अगर आप कुछ बेस ऐड कर दो किसके अंदर,
वाटर के अंदर तो आप क्या कर रहे हो, बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो और इसकी कंसंट्रेशन को घटा रहे हो। तो उसके लिए भी सेम मेथड अप्लाई करना है, H3O की कंसंट्रेशन निकाल के देखनी है। तो आपने क्या देखा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H3O प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में H3O प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है और बेसिक सॉल्यूशन के लिए H3O प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन से कम होता है। क्लियर है? फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये फिर से रिपीट हो गया। अच्छा, अब बात करने वाले बेटा पीएच स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग H3O प्लस कंसंट्रेशन। पीएच स्केल पढ़ रखा है। पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच निकालते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 एंड या फिर इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। मैं बताता हूँ क्या, देखो ये आपके पास बेस का डेफिनेशन कैसे लिख रखा है। जो पीएच है, पीएच का मीनिंग क्या है यहाँ पे, पावर ऑफ H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन का पावर। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पीएच इज डिफाइंड एज दी माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लॉगरिथम ऑफ 1/H प्लस। यस या नो? रेसिप्रोकल भी तो हो सकता है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है ना, तो पीएच का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। अगर इस फैक्टर को इससे देखें, ठीक है, पीएच इज अ यूनिवर्सल स्केल, है ना, एक स्केल है, ये तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच का वैल्यू कम। तो यहां देखिए बेटा, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे माइनस था, ये आगे जाएगा, दैट इज H प्लस रेज टू पावर -1। log m रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगता है ना, log m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है? यस बेटा, n log m। तो इस n log m को मैं क्या m log m रेज टू पावर n नहीं लिख सकता? यहाँ पे क्या था, माइनस, ये माइनस यहाँ चला गया, दैट इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/H प्लस। हाँ जी बेटा, हाँ जी बच्चे, पूजा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे यही आपकी डेफिनेशन रहेगी, पीएच इज दी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या फिर रेसिप्रोकल लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली POH को भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, सो वी नो दैट H3O प्लस एंड OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। यस या नो? तो एट 2 ये कब होगा, 298 केल्विन पे होगा। ठीक है, सो बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ log लूंगा। log लेने के बाद मेरे पास ये वाला कंसेप्ट आएगा, दिखा दूं। आपके पास था H3O प्लस एंड OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। यस या नो? आपने टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, आपने लॉगरिथम दोनों तरफ लिया, H3O प्लस एंड OH माइनस इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻14। यस या नो? log m इंटू n, log m प्लस n। यस या नो? log m क्या है, H3O प्लस है, log n n क्या है, OH माइनस है, इज इक्वल्स टू log m रेज टू पावर n -14 log 10। यस या नो? log 10, यही होगा। अब माइनस से अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, बट यहां पे क्या होने वाला है,
प्लस और log 10 हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये तो 1 हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या बच गया? 14। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इतना वैल्यू पीएच को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस पी ऑफ एच को। तो पीएच एंड सम ऑफ द पीएच एंड पीओएच ऑलवेज इक्वल्स टू 14। कब? 298 केल्विन। क्लियर बच्चे? आ गया होगा समझ में यहां तक? तो जो pH प्लस POH है वो किसके इक्वल है बेटा? 14 के। दस फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, फिर से यहाँ पे भी फिर वही बात, मतलब pH आपका लेस देन, pH अगर 7 है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए आपका 10⁻⁻7 था कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन H3O प्लस का भी और OH माइनस का भी। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे? 10⁻⁻7 को इंक्रीज करते थे, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन के लिए हम 10⁻⁻7 को क्या करते थे? डिक्रीज। अब देखो कैसे होगा, कंसेप्ट तो यहां पे आ गया। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन H3O प्लस का कितना हो? 10⁻⁻7 हो, मुझे इसका pH निकालना है। और pH क्या होता है? pH होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस, यस या नो? यही होता है। तो इसका जब pH निकालने जाओगे, इट मीन्स माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻7, यस या नो? log m⁻n, n log m, मतलब कि -7 आगे आ गया, प्लस हो गया, और log 10 क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब जो pH वैल्यू आएगा 7 आएगा। किसके लिए आ रहा है ये? न्यूट्रल के लिए, क्योंकि न्यूट्रल में जो H3O प्लस का कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगर मैं 10⁻⁻ अगर मैं 4 को देखूं, ठीक है, 10⁻⁻4 को देखूं, तो यहाँ पे इसका pH वैल्यू कितना होने वाला है? 4। pH वैल्यू कितना होने वाला है? 4। इसका मतलब कि आपने इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे होगा? जो -7 है वो डिक्रीज करे, -7 है वो डिक्रीज करे। बात समझ आ गई? और कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगा? जब -7 आपका इंक्रीज करे, ऊपर जाए। माइनस में है पूजा बेटा, यस या नो? तो देखिए बेटा, इसका pH वैल्यू कितना आया? 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, अगर कंसंट्रेशन आपका 10⁻7 है तो pH वैल्यू कितना आएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 आएगा। अगर कंसंट्रेशन 10⁻7 है तो pH वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 10⁻7 है, तो वैल्यू क्या आने वाली है? pH का वैल्यू लेस देन 7 आएगा। अगर बेटा बेसिक सॉल्यूशन है तो इट मीन्स आपका बेसिक सॉल्यूशन है तो 10⁻7 क्या होता है? आपका डिक्रीज करता है, ये तो पता है ना। इसका मतलब कि आपका 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13, 10⁻14, ये सब किसके लिए आएंगे? बेसिक सॉल्यूशन के लिए। 10⁻0, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, -6, ये किसके लिए आएंगे? एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। एक मिनट रोकना, ठीक है। चलिए, P यहाँ पे Ka क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। Kb क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। एंड Pkw क्या है? सॉरी, Kw क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw मीन्स कंसंट्रेशन क्या रखोगे यहाँ पे? जब क्या रखोगे? 10⁻14 रखोगे। तो इसने pH को क्या लिखा? pKa लिखा। pOH को क्या लिखा? और 14 को क्या लिखा? pKw। अब ये Ka भी तो मेरा क्या है यहाँ पे? एसिड का कांस्टेंट ही तो है। कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे? देखिए,
आपके पास एसिड है, कोई एसिड है बेटा लाइक HNO3, कोई वीक एसिड ले लो CH3 COOH, इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ से CH3 COO माइनस एंड H प्लस, यही आएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपका जो Ka आएगा वो इट मीन्स क्या आएगा, CH3 CO माइनस एंड H प्लस एंड CH3 COOH। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि Ka किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H एक H प्लस के, है ना, और इस H प्लस को मैं क्या लिखता हूं, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस लिखते थे, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे फिर, माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka। तो इसका मतलब क्या था, pH, इसका मतलब क्या आ जाएगा, P ऑफ Ka। नहीं आया समझ में, इसका मीनिंग क्या है, माइनस P ऑफ H, इसका मतलब क्या है, P Ka। एक Ka क्या है यहाँ पे, Ka क्या है यहाँ पे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। Kb क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है, तो यहाँ से P इसको हम लिख सकते हैं बेटा, P ऑफ Ka प्लस P ऑफ Kb एंड इज इक्वल्स टू P ऑफ Kw। ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन ऑन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो पढ़ रखा है, अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एसिड प्लस बेस है, ये किसका फॉर्मेशन, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड यहाँ पे HCl लिया और बेस यहाँ पे NaOH लिया, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हो HCl डिसोसिएट क्या होगा, H प्लस Cl माइनस में, NaOH डिसोसिएट क्या होगा, Na प्लस एंड OH माइनस में। तो यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन हुआ होगा, इन दोनों ने मिलके वाटर बनाया है ना, और इन दोनों ने मिलके NaCl बनाया। ठीक है, तो द नेचर ऑफ द साल्ट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। अभी आपको पता है ना कि जो साल्ट का नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, एसिड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा या फिर बेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। आप समझ सकते हो कैसे बनेगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की टेंडेंसी क्या होगी, कंप्लीटली डिसोसिएट करने की होगी, 95-99% डिसोसिएट करने की होगी। और स्ट्रॉन्ग बेस की जो टेंडेंसी होगी वो भी 99% डिसोसिएट करने की होगी। इससे जो आपका एसिड से मान लो H प्लस आ गया, Cl माइनस आ गया, कंप्लीटली डिसोसिएट करके आएंगे। यहाँ से बेस से आपका Na प्लस आ गया एंड OH माइनस आ गया। तो जितने आपके पास मान लो 100 मोल इसके थे, 100 मोल इसके थे, तो सारे के सारे मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। 100 मोल इसके हैं और 100 मोल इसके हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो इसमें साल्ट का जो नेचर रहेगा ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेटा वीक बेस है, वीक बेस की टेंडेंसी कितने % डिसोसिएट करने की होती है, मतलब ये 5 मॉलिक्यूल दे, इसने मान लो 5 मॉलिक्यूल दिए। ठीक है, इसने स्ट्रॉन्ग एसिड के आपके पास 100 था, ठीक है, इसने कितने मॉलिक्यूल्स दिए, 100 मॉलिक्यूल। ये तो 100 मॉलिक्यूल पर ये इसके 5 मॉलिक्यूल से एसोसिएट कर जाएगा, है ना। बट जितना इसको डिसोसिएट करना था करेगा, आफ्टर दैट आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा। मीन्स इससे जो साल्ट बनेगा यहाँ से, इसका कंसंट्रेशन तो आपके पास बचा रहेगा ना, सॉरी इसका इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन आपके पास बचा रहेगा। ये तो आपका कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर में। फिर भी इसका कंसंट्रेशन आपके पास बचा रहेगा क्योंकि ये 100% क्या कर चुका है, डिसोसिएट कर चुका है। तो इससे जो साल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होने वाला है, एसिडिक। अगर आपके पास ये तो आपके पास वीक एसिड है और ये आपके पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये तो 100% डिसोसिएट करेगा, ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, बट इसका कंसंट्रेशन आपके पास रहेगा। इट मींस जो साल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होने वाला है, बेसिक नेचर होने वाला है। क्लियर बेटा। तो ये पीएच से रिलेटेड बातें थी। ठीक है, सॉल्ट का नेचर पता चल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। इसका सॉल्ट जो बनेगा वो देख सकते हो ना, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना।
वीक एसिड प्लस वीक बेस। एक बार इसको यहां तक करना, उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट करेंगे। क्या करने वाले हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट थोड़ा सा बता दूं, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इसकी। कॉमन आयन इफेक्ट की, कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास क्या होगा बेटा? आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है बेटा? आपका 5 से 6% डिसोसिएट करता है। अगर मैं उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ स्ट्रॉन्ग या तो फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते ही क्या होगा? जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। कैसे? थोड़ा सा समझिए इस बात को। आपके पास कोई वीक एसिड था, यस CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट मींस यहाँ पे क्या है? CH3COO माइनस बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? H प्लस बनेगा। इसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। ये कितने परसेंट डिसोसिएट कर रहा है? इधर 5% डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। आपने इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पे HCl ऐड कर दिया थोड़ा सा। HCl किस में डिसोसिएट करता है? H प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट करता है, यस या नो? तो आपने जैसे ही इसके अंदर ये एसिड, ये HCl ऐड किया, तो आपने क्या किया? आपके पास एक कॉमन आयन है, दिखाई दे रहा है। H प्लस यहां से भी आ रहा है, H प्लस यहां से भी आ रहा है। आपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसके पास क्या है? एक कॉमन आयन है। नहीं आई समझ में बात? तो आपने क्या किया? इधर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, आपने प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ा दिया। तो जैसे ही H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसमें तो इक्विलिब्रियम ये इसका तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना। ये अपने आप अपने इक्विलिब्रियम को पाना चाहेगा वापस, तो ये रिएक्शन को क्या करेगा? बैकवर्ड लेके जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? इसके डिसोसिएशन को सप्रेस कर रहे हो। इसके डिसोसिएशन को, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को आप क्या कर रहे हो? सप्रेस कर रहे हो। किससे सप्रेस कर रहे हो? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। बट कंडीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होना चाहिए? एक कॉमन आयन होना चाहिए। उसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नहीं समझ आया बेटा? ठीक है। आपने HCl ऐड किया, HCl ऐड होते ही आपको पता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इधर इंक्रीज कर रहा है ना, प्रोडक्ट का H प्लस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये अंडू होना चाहेगा, इसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। गॉट इट? डिसोसिएशन क्या हो गया? सप्रेस नहीं हो गया। क्लियर? तो इसमें यही लिखा है, द सप्रेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आ गया? एग्जाम्पल भी कल इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स और करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे कल। पहले इसको कर लेते हैं, बफर सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम बफर सॉल्यूशन पे जाएंगे। बफर सॉल्यूशन एक क्लास लेगा पूरी। एक साल्ट हाइड्रोलिसिस बचता है, बफर सॉल्यूशन एंड साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसको हम दो दिन के अंदर खत्म करके फिर इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। पहले इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है बेटा?